हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी में आप व्यस्त होंगे। इस वक्त मैं आपके लिए उर्दू का बैच लाया हूं, जो मैं आपसे कुछ दिन पहले बात किया था कि उर्दू दरक्षा को मैं पूरी खत्म करूंगा। और मैंने जो वादा किया था, थोड़ा देर हूं लेकिन मैं उम्मीद दिलाता हूं कि उस चीज को मैं आपको खत्म करके दूंगा। मैं इस दरक्षा में ऐसा ऐसा टॉपिक पढ़ा दूंगा जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो दरक्षा में जो मेन चैप्टर है उसको और उसके अक्सर करके जो अफसाना है, अगर अफसाना निगार के पूछा जाता है उनके मुसन्निफ कौन है, उनके मुसन्निफ के बारे में ही पूछा जाता है ज्यादातर, और ऑब्जेक्टिव वहीं से बनता है। जैसे भाभी जान अगर एक अफसाना है तो उनके मुसन्निफ सोहेल अजीम आबादी है, तो सोहेल अजीम आबादी के बारे में ही पूछा जाता है, भाभी जान के बारे में कम से कम पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर आपको उनके पोइटर यानी जो लेखक है उन्हीं के बारे में पूछते हुए मिलेंगे। तो हम इसी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होगी उस पर हर चैप्टर वाइज चैप्टर हम जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है, कि लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है। ज्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, 5 से 6 चैप्टर हर लेक्चर में आपको खत्म करके मिलेगा, जिससे आपको करने में आसानी होगी। आप जहां भी कहीं हो, लेकिन आप सिर्फ आराम से वीडियो को देख लेना। अगर लिखना हो, अगर नोट्स करना हो तो मेरे इस नंबर पर नोट्स के लिए मैसेज करें, आपको इस नंबर पर नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना नहीं, आपको यहाँ सिर्फ क्या करना है, क्लास करना, और आपको सिर्फ क्लास पढ़ना है, लिखना नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और हम यही कहेंगे, अगर आप जुड़ चुके हैं तो अपने भाइयों को भी जोड़िए, अपने दोस्त को, अपने क्लासमेट में जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। और मैं यकीन दिलाता हूं कि यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव आपका इस दरक्षा से खत्म हो जाएगा। जैसा कि आज 14 तारीख है, आज जो मैं 1 क्लास लूँ या 2 क्लास, लेकिन कल मैं 3 क्लास लूंगा जिसमें दरक्षा खत्म। फिर 16 तारीख के सुबह में मैं कवायद को खत्म कर दूंगा। ये 3 दिन की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आप इस 3 दिन को करें। तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना टाइम लिए हुए मैं स्टार्ट करूंगा। और मैं स्टार्ट करता हूँ, इसे मिटाता हूँ। ये नंबर है, आपको अगर नोट्स चाहिए इसका तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको इस नंबर पर नोट्स दे दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब तो आपका चैप्टर में पहले स्टार्ट होता है हमद। हमद क्या होता है? सवाल ये होता है कि हमद किसे कहते हैं। तो एक बात याद रखिए, जो एग्जाम में पूछा जाए उसी से रिलेटेड पढ़ना है। हम अगर सवाल ये रहेगा कि हमद के लग़वी माने क्या होता है, तो हमद के लग़वी माने क्या होते हैं, तो खुदा की तारीफ। हमद के लग़वी माने क्या होती है? खुदा की तारीफ। हमद की लग़वी माने क्या होती है? हमद के लग़वी माने खुदा की तारीफ होती है। अगर ये पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि खुदा की सिफात किस में बयान किया जाता है, अगर हमद दे, नात दे दे, मर्शिया दे दे, तो आपको किस में टिक मारना है? आपको हमद में टिक मारना है। याद रखिएगा, ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। आपके चैप्टर में सवाल है हमद खुदाए अज़्ज़वजल। क्या है? हमद खुदाए अज़्ज़वजल। हमद खुदाए अज़्ज़वजल। इनके अब सवाल ये पूछेगा कि आपके निसाब में शामिल हमद खुदाए अज़्ज़वजल के मुसन्निफ कौन है। क्या आपको इसका पता है आंसर? उम्मीद करते हैं पता होगा, काहे कि उतना दिन पढ़े। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं हो, मैं क्लियर कर दूंगा। तो मैं बताता हूँ हमद खुदाए अज़्ज़वजल के मुसन्निफ कौन है। हमद खुदाए अज़्ज़वजल के मुसन्निफ कौन है? तो इसका नाम है शबनम कमाली। शबनम कमाली। अब सवाल पैदा होता है कि सवाल यहाँ से एक बन सकता है कि आपके निसाब में शामिल हमद खुदा अज़्ज़वजल के मुसन्निफ कौन है, तो आपको क्या लिखना है? शबनम कमाली। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगी। अब ऑब्जेक्टिव में सवाल यहाँ से बन सकती है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, शबनम कमाली की वफात कब हुई, शबनम कमाली कहाँ से ताल्लुक रखते थे, शबनम कमाली के अफसानी मजमूए क्या है, ये कहाँ से पढ़े। ये मेन टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो आइए शबनम कमाली के बारे में कुछ जानते हैं। पहले शबनम कमाली का असल नाम जानेंगे। इनका कुछ असल नाम होंगे, शबनम कमाली के असल नाम के बारे में। जब हम असल नाम जान लेंगे तो असल नाम के आगे पढ़ेंगे कि शबनम कमाली तखल्लुस क्या करते थे। क्या जानेंगे? तखल्लुस क्या करते थे। जब जान जाएंगे शबनम कमाली तखल्लुस क्या करते थे, तो उसके बाद जानेंगे कि शबनम कमाली ताल्लुक कहां से रखते थे। फिर अगला पॉइंट आएगा कि शबनम कमाली के ताल्लुक के बाद ये कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए,
फिर याद रखेंगे शबनम कमाली के अंदर इनका नातिया शायरी, अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख दूंगा इनका नातिया शायरी क्या है। इनका नातिया शायरी, तो पहले इनका असल नाम, इसी तरीके से मैं हर चैप्टर का पॉइंट, अगर इतना हर चैप्टर का पॉइंट याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव कहीं से दिक्कत नहीं होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। मुझे अब बताइए ऑब्जेक्टिव कहां से पूछ सकता है? शबनम कमाली के बारे में या तो असल नाम पूछेगा, या पूछेगा इनका तखल्लुस क्या था, या पूछेगा कि कहां से ताल्लुक रखते थे, या पूछेगा इनकी पैदाइश, या पूछेगा इनका नातिया शायरी क्या है। तो आइए एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। इनका असल नाम क्या था? मुस्तफा रजा। इनका असल नाम क्या था? मुस्तफा रजा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब शबनम कमाली तखल्लुस क्या करते थे? तो तखल्लुस करते थे शबनम। अब ये ताल्लुक कहां से रखते थे? तो बिहार से ताल्लुक रखते थे। अब शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? तो शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई को हुई, 22 जुलाई 1938 को हुई। अब शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई, तो कहां पर हुई? तो पोखरेरा, पोखरेरा में, ठीक है, पोखरेरा। अब पूछेगा कि किस जिला में हुई? तो जिला सीतामढ़ी में हुई, जिला सीतामढ़ी में हुई, ठीक है। तो इस जो शबनम कमाली के अंदर मेन मेन पॉइंट है, मैंने उसको बताया कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मुस्तफा रजा। उनका तखल्लुस क्या था? तो शबनम। वो कहां से ताल्लुक रखते थे? तो बिहार। उनकी पैदाइश क्या थी? तो 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा में, जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। अब इनके कुछ अहम किताब के नाम होंगे जिनको हम नातिया शायरी बोलते हैं। तो अनवारे अकीदत, जियाए अकीदत, ये सब इनकी क्या है? किताबों के नाम है। और एक किताब और है फिरदौस अकीदत। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि यहाँ समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला कि मेरी बात को सिर्फ सुनना, लिखना नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ ये सिर्फ रफ है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से रफ कर रहा हूँ। तंग खुदा अज़्ज़ल के मुसन्निफ शबनम कमाली, इनका असल नाम मुस्तफा रजा, तखल्लुस शबनम, ताल्लुक बिहार से, पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा, जिला सीतामढ़ी में। इनका नातिया शायरी पूछे तो अनवार अकीदत, जिया अकीदत, फिरदौसी अकीदत। मैं ये सिर्फ इसलिए पहले चैप्टर को इस तरीके से लिखा ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन अब जो मैं अगला चैप्टर पे आऊंगा उसमें इस तरीके से लिखूंगा नहीं, उसमें इस तरीके से नहीं लिखूंगा। मैं आपको मेन मेन ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते जा रहा हूं, तो क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव 100 पूछता है, मैं ऐसा ऐसा पॉइंट पढ़ाना चाह रहा हूं जिससे 50 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाए। क्या? 50 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाए दरख्सा और कवायद को लगा के। तो इस चैप्टर में माइन जो था उसी को याद रखना है। अब भाभी जान इतना बड़ा चैप्टर है, उनसे एक ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा पढ़ना बहुत मुझे इस लास्ट समय में सही नहीं लग रहा कि उनको पूरा पढ़ा जाए। जो जहां से माइंड पूछ सकता है उसको हम लोग कवर करेंगे। इस चैप्टर का कहानी क्लियर हो गया। इस चैप्टर को आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि हम तो खुदा अज़्ज़ल के मुसन्निफ शबनम कमाली, इनका असल नाम मुस्तफा रजा, इनका तखल्लुस क्या? तो शबनम। ताल्लुक कहां से रखते हैं? तो बिहार से। इनका पैदाइश कब हुआ? 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा और जिला सीतामढ़ी में। इनका नातिया शायरी क्या है? अनवार अकीदत, जिया अकीदत, फिरदौस अकीदत। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम अगला चैप्टर के ऊपर चलेंगे। चलिए अब अगला चैप्टर पर आएंगे। तो अगला चैप्टर आ जाता है अफसाना। हमने हमद को पढ़ लिया और हमद के मुसन्निफ, हमद खुदा अज़्ज़ल जो आपके निसाब में उनको मुसन्निफ के बारे में पढ़ लिया। अब अगला चैप्टर हो जाता है शुरू क्या हमारा? अफसाना। क्या शुरू होता है? अफसाना। समझ गए? अफसाना आपका अब शुरू होगा। अब पहला अफसाना आपके निसाब में शामिल है सुहेल अजीम आबादी की भाभी जान। कौन सा चैप्टर है? भाभी जान, जिसके मुसन्निफ कौन है? सुहेल अजीम आबादी, भाभी जान। अब सवाल ये रहेगा कि भाभी जान के मुसन्निफ कौन है? उर्दू में सवाल इसी तरीके से 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि भाभी जान के मुसन्निफ कौन है? तो सुहेल अजीम आबादी, सुहेल अजीम
आबादी। फिर हम उसी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे कि सोहेल अजीम आबादी के असल नाम क्या है, उनका तखल्लुस क्या है, उनका पैदाइश कहाँ हुआ, उनका क्या कहाँ कुछ हुआ, इनको हम करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम अब जुबान से बोलेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, सुनना है। उनका असल नाम क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान। उनका असल नाम हमने क्या बोला, सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है, सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान, ये क्या है, उनका रियल नेम है। क्या है, रियल नेम है सैयद मुजीबुर रहमान। अब सिर्फ बोलेंगे तो उसको सुनना है। अब उनके तखल्लुस क्या करते थे सोहेल अजीम आबादी, तो वो तखल्लुस करते थे सोहेल। ये क्या उनका तखल्लुस थे, ये क्या है उनका तखल्लुस है। वो रियल नाम क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान, और तखल्लुस क्या करते थे, तो सोहेल तखल्लुस करते थे। उनकी पैदाइश कब हुई, तो 1911 में। इनकी पैदाइश कब हुई, तो 1911 में पटना में हुई। कहाँ हुई, पटना में। 1911 में कहाँ हुई, पटना को पैदा हुए ये। ठीक है, राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो मेरे पास नोट्स है उसमें हैंड नोट्स है, हैंड राइटिंग नोट्स है, आपको कहीं से कोई दिक्कत ना होगा। मैं यहाँ सिर्फ समझा रहा हूँ कि इनका रियल नाम सैयद मुजीबुर रहमान, तखल्लुस सोहेल, ये पटना में पैदा हुए, 1911 ईस्वी को पैदा हुए। अब सवाल ये होता है कि इनकी मुलाजिमत कहाँ थी, ये मुलाजिमत यानी नौकरी कहाँ करते थे, तो ऑल इंडिया रेडियो में। सवाल ये रहेगा कि सोहेल अजीम आबादी कहाँ मुलाजिमत क्या करते थे, किस चीज में मुलाजिमत क्या करते थे, तो ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत करते थे। इनका एक अखबार का नाम था, जिनका नाम क्या था, साथी। इनके अखबार का नाम क्या था, साथी था। और इनका अफसाने मजमुआ है, जो 4 अफसानवी मजमुआ है, जिसमें 3 अफसानवी मजमुआ है, जो 4, जिसमें नाम है 4 चेहरे। क्या है, पहले अफसानों का नाम 4 चेहरे नाम है, दूसरे का नाम अलाव, और तीसरे का नाम आदमी के रूप। याद रहेगी, मैंने बता दिया। इनके अफसानों का मजमुआ, 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। ये क्या है, अफसानवी मजमुए इनका है। इन्होंने एक अखबार निकाला जिनका नाम साथी था। मुलाजमत कहाँ किया, तो ऑल इंडिया रेडियो में। एक की पॉइंट है कि जब ये 1 साल की उम्र थी तो इनके वालदा का इंतकाल हो गया। किनके वालदा का, तो सोहेल अजीम आबादी की वालदा का इंतकाल कब हो गया। तो सवाल ये रहेगा कि सोहेल अजीम आबादी कितने उस साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो सोहेल अजीम आबादी 1 साल के थे कि उनके वालदा का इंतकाल हो गया। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब अगला आता है कि इन्होंने एक नावल भी लिखे, उस नावल का नाम क्या है, बेजर के पौधे, और उनकी वफात 1980 को हो गई। 1980 को 1911 को पैदा हुए और 1980 को डेथ हो गए। अब यहाँ से कुछ सवाल नहीं छूट सकता सोहेल अजीम आबादी से। सवाल कुछ रहेगा, इनकी पैदाइश कहाँ हुई, ये मैंने बता दिया 1911 को पटना में। रियल नाम पूछ सकता है, तो सोहेल अजीम आबादी का रियल नाम क्या है, तो सैयद मुजीबुर रहमान। तखल्लुस पूछेगा तो सोहेल कितने साल के थे, तो इनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो 1 साल के था। ये इनके अफसानवी मजमूए, तो 4 चेहरे, अलावा और आदमी के रूप। इस तरीके से आपको समझ के चलना। और अब हम फिर चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर हमारा क्या होगा, अगला चैप्टर होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन का फरार। अगला अफसाना क्या होगा, फरार, जो सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ है। अगला क्या है, फरार। फरार के मुसन्निफ कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। फरार के मुसन्निफ कौन है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। अब इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने सोहेल अजीम आबादी के बारे में पढ़ा, उनकी वफात, उनकी पैदाइश, उनके अफसानी मजमे, उनके नाबिल, उनके तखल्लुस, उनके पैदाइश, जितना भी बायोडाटा था मैंने बहुत कम समय में उनको पूरा किया। उसी तरीके से अफसाना फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन का भी हम उसी तरीके से क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट ये आता है कि इनकी पैदाइश कब हुई। इनकी पैदाइश कब हुई, तो 10 जुलाई 1910 को पटना में। सोहेल अजीम सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए, 1910 को, 10 जुलाई 1910 को, 10 जुलाई में, 10 जुलाई 1910 को कहां पैदा हुई, तो पटना में पैदा हुए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इनकी पैदाइश कब हुई, 10 जुलाई 1910 को पटना में। अब इनके वालिद का नाम क्या, अगर हम इनके खानदान पर आ जाएंगे तो इनके खानदान में वालिद का नाम क्या है, तो सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या नाम है, सैयद मोहम्मद रशीद। इनके वालिद का नाम क्या हो गया, सैयद मोहम्मद रशीद। फिर इसी तरह, जिस तरह हम सोहेल अजीम आबादी के मुलाजिमत के बारे में जाने कि ऑल इंडिया रेडियो में वो मुलाजिमत करते थे, उसी तरह हम इनकी सैयद मोहम्मद मोहसिन की मुलाजिमत के बारे में जानेंगे। ये मुलाजिमत कहाँ करते थे और कब के। तो इन्होंने 1948 ईस्वी को पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात पर लेक्चरर रहे।
1900 कितना में 1948 ईस्वी में पटना में नफ्सियात के लेक्चरर रहे। 1948 ईस्वी में पटना के नफ्सियात में इन्होंने क्या रहा, लेक्चरर रहे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट मैंने फिर बोला, फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ कि पैदा कब हुए 1910 10 जुलाई 1910 को पटना में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था और ये 1948 को पटना में क्या किए, मुलाजिमत की, किसमें, नफ्सियात के तौर पर ये लेक्चरर थे। अब उससे वो ये सुबगदोश कब हुए, तो 1974 में ये क्या हुए, 1974 में ये रिटायर हो गए। कब रिटायर हो गए, 1974 में सुबगदोश हो गए। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट हो गए और उर्दू में कहते हैं सुबगदोश। पूछेंगे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन सुबगदोश कब हुए अपनी मुलाजमत से, 1974 में ये सुबगदोश हो गए। अब अगला पॉइंट है कि इन्होंने भी कुछ मजमुआ लिखा, शायरी मजमुआ, जैसे कि जख्म के फूल, इन्होंने कुछ मजमुआ लिखा, जख्म के फूल, जख्म के फूल, ये सब मैं रफ कर रहा हूं। जख्म के फूल ये क्या है, शायरी मजमुआ है, इनके शायरी मजमुआ है। मैंने क्या बोला, ये रफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लिखी हुई नहीं लिखी, सिर्फ समझना है यहाँ पे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनके एक जख्म के फूल क्या है, इनके शायरी मजमू, यही अक्सर करके ऑब्जेक्टिव में देता है कि जख्म दरजा झेल में जख्म के फूल किनके शायरी मजमू है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के। सवाल ये बनेंगे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ शायरी मजमुआ कौन सा है, तो जख्म के फूल। सवाल ये रहेगा कि जख्म के फूल किसने लिखा, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन, यही रहेगा। अब एक नोट में याद रखिएगा कि इनके 3 बेटे थे और 4 बेटियां। इनके कितने बेटे थे, तो 3 बेटी और बेटे और 4 बेटियां थी। 3 बेटे थे और इनके 4 बेटे थे, किनकी, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की। और उन्होंने 1973 में अपनी अहलिया के साथ हज का फर्ज भी अदा किया। फर्ज, अब सवाल ये रहेगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने हज कब किया, तो 1973 में इन्होंने हज को किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी वफात के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। ये कब वफात पाई, 2002 में। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बोला कि ये रफ है, इसको लेके नहीं चलना, मेरे पास नोट्स है, उससे आपको पूरे क्लियर रहेगा। मैंने सिर्फ यहाँ समझा रहा हूँ, समझिए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन पैदा हुए 10 जुलाई 1910 को पटना में। इन्होंने 1948 में मुलाजिमत की, नफ्सियात के तौर पर ये पटना में लेक्चरर रहे और 1974 में वहां से रिटायरमेंट हुए। इनका शायरी मजमुआ, वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। जख्म के फूल इनके शायरी मजमुआ थे। इनके 3 बेटे थे और 4 बेटियां थे। 1973 में इन्होंने हज किया, इनकी वफात 2002 को हुई। फिर से चैप्टर को रिपीट मार दिए। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका टाइम को ज्यादा नहीं लेंगे और आपको कम से कम समय में इस तरीके से रिवीजन करवाते चलेंगे ताकि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा आप क्लियर करते हुए चले जाइएगा। अब आपके निसाब में, यानी आपके दरक्षा के बुक में अगला चैप्टर है डॉक्टर कमर जहां का। किनका, डॉक्टर कमर जहां का कटी हुई साख। कटी हुई साख किनका है, तो अब सवाल यह है कि कटी हुई साख दर्जा झेल में, कटी हुई साख के मुसन्निफ कौन है, तो कटी हुई साख के मुसन्निफ कौन है बताइए, तो डॉक्टर कमर जहां। डॉक्टर कमर जहां, ये पॉइंट क्लियर हुआ। सवाल ये रहेगा कि दर्जा झेल, यानी ये ये सवाल ये भी पूछ सकता है कि कटी हुई साख कि किस कैटेगरी से मतलब ये बिलोंग करते हैं, कहां से ये आते हैं, तो ये कहां से आते हैं, अफसाना से। समझे, ये अफसाना की कैटेगरी से पूछेगा डॉक्टर कमर जहां किस चीज से ताल्लुक रखते थे, तो अफसाना निगार थे। क्या थे, अफसाना निगार थे। तो आइए अब डॉक्टर कमर जहां के बारे में, इनका असल नाम पढ़ेंगे, इनकी पैदाइश पढ़ेंगे, इनकी वफात पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट इनमें भी मैं बोल रहा हूं बार बार कि इसमें भी हम महत्वपूर्ण वर्ड पढ़ के निकलेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण वर्ड ये होगा, डॉक्टर कमर जहां कहाँ पैदा हुए। सवाल पूछता क्या, कहाँ पैदा हुए, कब मरे, कहाँ दफन किया गया, और ये क्या क्या मजमुआ लिखे हैं, शायरी मजमुआ, अफसानवी मजमुआ, यही सब सवाल होता है। कहाँ से पढ़े, यही सब सवाल होता है। जो कुछ वालिद के बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो पहले हम इनकी पैदाइश के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई। तो डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश 1951 से 52 के दरमियान
यही क्लियर नहीं कर पाए तारीख, वो मतलब बुक में भी आपका यही होगा 1951 से 52 के दरमियान उनकी पैदाइश हुई समस्तीपुर जिला में। ठीक है, समस्तीपुर जिला में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1951 से 52 में के दरमियान ये पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तो जिला मर्दम खैज में। समस्ती, पहले इतना याद रखिए कि समस्तीपुर में, अब याद रखिएगा जिला मर्दम खैज में, जिला मर्दम खैज में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ना राइटिंग जाना है ना, ये रफ एक तरीके से आपको ओवरव्यू कराने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, वरना मेरा लिखने का कोई ऐसा नियत नहीं था। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ आपको बोलूं और आप मेरी बात को सुने, जिससे आपको समझ में आए और आपको समझने में आसानी हो, जिससे आप सिर्फ समझे और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको नोट्स आपके फोन पे दे दूंगा। मेरा नंबर मैं फिर साइड में लिख दे रहा हूँ नोट्स के लिए। आप नोट्स के लिए मुझे एक बार मैसेज करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप इस नंबर पर एक बार मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब इनके पैदाइश के बारे में पढ़ लीजिए। क्या था? इनकी बॉर्न थे, यानी पैदाइश। ठीक है, ये इनकी पैदाइश थी, जिसको हम इंग्लिश में बॉर्न बोलते हैं। अब इनके वालिद के बारे में जानेंगे। इनके वालिद का नाम क्या था? तो सैयद अताउल हक था। इनके वालिद का नाम क्या था? तो सैयद अताउल हक था। ठीक है, अताउल हक बोलिए या सैयद अताउल हक बोलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इनके पहली कहानी एक शायर हुआ जिन्होंने, जिसमें नाम उनका है जुनून वफा, जो 1966 में शायर हुआ। और कहाँ शायर हुआ? 1966 के पटना में शायर हुआ। कहाँ से शायर हुआ? 1966 ईस्वी में पटना में शायर हुआ। इनकी पहली कहानी। सवाल ये रहेगा, इस कटी साख के मुसन्निफ डॉक्टर कमर जहां के पहली कहानी का नाम क्या है? तो जुनून वफा। इनकी फर्स्ट फर्स्ट कहानी का नाम क्या है? तो जुनून वफा। क्या बोलिएगा? जुनून वफा, जो 1966 में पटना से शाये हुआ। कहां से शाये हुआ? पटना से शाये हुआ। सवाल ये भी पूछ सकता है कि जुनून वफा कहां से शाये हुआ? तो पटना से। सवाल ये भी पूछ सकता है कि जुनून वफा कब शाये हुआ? तो 1966 में। सवाल ये भी रहेगा कि डॉक्टर कमर जहां की पहली कहानी क्या है? जुनून वफा। इस तरीके से आपको क्लियर रख के चलना है। अब इनके अफसानवी मजमूए के बारे में जानेंगे। इनका अफसानवी मजमुआ चारागर और अजनबी चेहरे यादनगर। चारागर, चारागर और क्या मैंने बोला? चारागर। आपको आराम से सुन के चलना। चारागर और अजनबी चेहरे। क्या है? अजनबी चेहरे, अजनबी चेहरे। ठीक है, और एक और क्या है? अजनबी चेहरे के बाद है याद नगर। ठीक है, यादनगर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूं कि कटी सवाल कहां से आ सकता है? कटी हुई साख से सवाल क्या पूछ सकता है कि कटी हुई साख के मुसन्निफ कौन है? तो डॉक्टर कमर जहां। डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई? 1951 से 52 के दरमियान समस्तीपुर में। जिला पूछे तो मर्दम खैज जिला में। ये पूछे उनके वालिद का नाम क्या है? तो अताउल हक वालिद का नाम है, यानी फादर का नाम पूछे तो अताउल हक। अब पूछ सकता है कि कमर जहां के पहली कहानी का नाम जुनून वफा कब शाये हुआ? 1966 में। कहां से शाये हुआ? तो पटना में। इनके अफसानवी मजमुआ, हाँ, इनके अफसानवी मजमुआ की बात करें तो चारागर, अजनबी चेहरे, यादनगर। ये आपका यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। मैं आज इस क्लास को अंतिम मोड़ पे रख रहा हूँ और ये क्लास अब अंतिम मोड़ है। जैसे जैसे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आए वीडियो का, तुरंत कर लेना और तुरंत मुझे मैसेज करना है कि इसका मुझे क्या दीजिए? नोट्स दीजिए, ताकि मैं तुरंत आपको नोट्स दूं। फिर आप उस नोट्स से एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपके दिमाग में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसी तरह फिट रहेगी। ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट 3 दिन है। आप करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। उर्दू 17 को है ना, 16 पूरे उर्दू को देना है। 16 क्या करना है? पूरे उर्दू को ही देना है। और 16 को मैं आपसे, आप सबसे लाइव जुड़ूंगा। या जिस तरीके से हो, मैं आपको वीडियो डालते रहूंगा और आप उस वीडियो को करते रहिएगा। जितने भी इंपोर्टेंट ये होंगे, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, हम आपको डालते रहेंगे, करते रहिएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो का लास्ट चैप्टर में पढ़ा रहा हूं। अगला चैप्टर है निगारे अजीब, यानी आशियाना। क्या है? आशियाना। इनके मुसन्निफ कौन थे? तो निगारे अजीब।
निगारे अजीम। अब फिर हम उसी तरीके से जिस तरह सोलदी मवादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे, डॉक्टर कमर जहां के बारे, शबनम कमाली के बारे जाने, उसी तरह हम फिर निगारे अजीम के बारे में जानेंगे, इनकी पैदाइश कहाँ हुई, इनकी वफात कहाँ हुई, इसी तरीके से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछेगा और इसी तरीके से पूछेगा। मैं अक्सर बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव लेखक के नाम से ही पूछा जाता है, इस बात को क्लियर रहिए आप। ऑब्जेक्टिव लेखक के नाम से ही पूछा जाएगा ज्यादातर, बहुत कम मिलेगा कि उनके मतलब अफसाना निगार जो अफसाना दिए हुए हैं कहानी से पूछेगा, नहीं तो उनके राइटर से ही आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। क्या है कि उनमें ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने कितना अफसानवी मजमुआ लिखा, वो क्या कर रहे थे, वो कब मुलाजिमत किए, वो कब सुबुदोश हुए, वो कहाँ गए थे, वो कहाँ हिजरत किए थे, वो कहाँ नौकरी करते थे, उनके वालिद का नाम क्या था, उनके माँ का नाम क्या था, वो कब वफात किए, कहाँ दफन हुए। काहे कि यही सब ऑब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव उनके मुसन्निफ से ही बनता है। अब सवाल ये बनेगा कि आशियाना के मुसन्निफ कौन है, तो निगार नजीम। सवाल ये रहेगा कि आपके निसाब में निगार नजीम ने किन किताब को लिखा, किस चैप्टर को लिखा, तो आशियाना को। तो अब पढ़ते हैं कि इनका असल नाम के बारे में आते हैं। निगार नजीम पर, निगार नजीम के असल नाम जानेंगे, उनकी पैदाइश जानेंगे, इनके वफात जानेंगे, इनका कुछ इंपॉर्टेंट ये होगा उसको भी हम जानेंगे। तो आइए पहले इसका असल नाम के बारे में जानते हैं। तो मलका महर निगार, ये क्या है, इनका असल नाम है। अगर सवाल ये रहे कि निगार अजीम का असल नाम क्या है, तो मलका महर निगार। सवाल ये पूछ सकता है निगार अजीम की असल नाम क्या है, मलका महर निगार, ये अक्सर करके पूछता है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव बनेगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, जरूर लेट स्टार्ट किया हूं लेकिन दुरुस्त स्टार्ट किया हूं, देर सही दुरुस्त से, ये है ना कहानी। बस बस मैं वही कर रहा हूं। असल नाम मलका महर निगार। फिर अगला पॉइंट ये बन सकता है कि इनके अफसानों का पहला मजमुआ क्या, अफसानों का पहला मजमुआ क्या है, यानी इनके अफसानों का पहला मजमुआ अक्स है। क्या है, अक्स। यह सवाल बहुत बार पूछा गया हुआ, अफसानों का मजमुआ। सवाल अगर ये पूछे कि निगार अजीम का अफसानों का मजमुआ कौन है, तो अक्स। इस बात को याद रखिएगा कि इनका अक्स है। और सवाल अगर ये पूछ दे कि अक्स कब शाये हुआ, तो 1990 में शाये हुआ, यानी शाये के मतलब पब्लिश हुआ। कब शाये हुआ, तो 1990 में शाये हुआ अक्स। सवाल क्या पूछेगा कि इनका असल नाम क्या है, तो मलका महर निगार। सवाल ये पूछे कि अफसानों का मजमुआ क्या है, अक्स। कब शाये हुआ, तो 1990 में शाये हुआ। अगला सवाल ये आ सकता है कि इसके बाद, और उसके बाद हाँ एक और आया इनका अफसानों का मजमुआ जिसका नाम था गहन। गहन कब शाये हुआ, तो गहन 1999 में शाये हुआ। पहला पूछे तो अक्स, दूसरा पूछे तो गहन। गहन कब शाये हुआ, तो 1990 में। गहन अक्स कब शाये हुआ, तो 1990 में। गहन कब शाये हुआ, तो 1999 में। ये पॉइंट आपके दिमागों में क्लियर है। और उन्होंने एक सफरनामा लिखा, एक सफरनामा लिखा, एक सफरनामा लिखा जिनका नाम क्या है, गर्द आवारगी। अब मैं समझाता हूं कि यहां से सवाल क्या रहेगा। पूछेगा कि निगार अजीम की असल नाम क्या है, तो मलका महर निगार। सवाल ये पूछेगा कि इनके पहले अफसानों का मजमुआ बताइए, तो क्या सवाल जवाब होगा कि अक्स, और कब शाये हुआ, तो 1990 में। पूछेगा दूसरा अफसानों का मजमुआ, तो गहन 1999 में शाये हुआ। और पूछे एक सफरनामा उन्होंने लिखा, उनका नाम क्या था, तो गर्द आवारगी। एक पॉइंट आपको नोट में याद रखना है, उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया है इन्होंने। क्या, ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया हुआ है, यानी निगारे अजीम पेंटिंग, ड्राइंग, ड्राइंग और पेंटिंग में, ड्राइंग और पेंटिंग में क्या किया हुआ है, एमए। पूछेंगे अगर सवाल ये रहा कि निगार अजीम किसमें एमए किए हुए हैं, शायद थे तो ड्राइंग और पेंटिंग में भी दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। उम्मीद करते हैं कि यहां तक का क्लियर, यहां तक का जो
ये है चैप्टर, आपको समझ में आया होगा और आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम ये मान के चलते हैं जैसे ही आपको ये वीडियो मिला आप ये वीडियो कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक हम इसको दरक्षा के ऑब्जेक्टिव को खत्म कर देंगे। जब पार्ट 5 जो आएगा वो कवायद का आएगा, आप उसको भी करके 17 तारीख को जाइए। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि यार 40-50 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे हर साल बैठे रहे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आए तो अब ईमानदारी से कर लीजिए जितना कर रहे हैं। मैं यकीन दिला रहा हूं कि बहुत बेहतर होगा और आप बहुत कुछ अच्छे कर जाइएगा। एक बार मान के चलिए, यहाँ से बहुत बहुत पॉइंट आपको क्लियर होते चलेगा उर्दू में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। नोट्स के लिए जरूर मुझे, अगर आपको ये वीडियो करके नोट्स के लिए इस पर नंबर पर मैसेज करिए और हम आपको नोट्स भेज देंगे। मतलब इसको आप ना 2x करना ना 1.5x करना है, नॉर्मल इस वीडियो को करना है और अगले वीडियो को इसको करके इसका नोट्स मुझसे मांग के मैसेज करके आप नोट्स लेके वापस फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूसरा वीडियो डालूंगा उसको करना है। और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि जल्द से जल्द मैं आपके दरक्षा यानी आज 14 तारीख, आज ही एक वीडियो और कल 3 वीडियो, इस तरीके से कल तक दरक्षा खत्म, फिर जब 16 तारीख के सुबह को मैं कवायद को खत्म कर दूंगा। और यकीन दिलाता हूं यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू।